नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। राहुल गांधी आजकल अमेरिका में हैं। जब भी जहां भी बोलते हैं, निशाने पर अगर कोई होता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल ने कल वॉशिंगटन में भी जो बयान दिया, उस पर बीजेपी अब ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। राहुल ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर बता दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की सलाह दे डाली। क्या राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहने को कुछ नया नहीं है, या फिर राहुल अपनी पुरानी स्क्रिप्ट से ही इतने खुश हैं कि अब वो अमेरिका में भी वही किस्सा सुना रहे हैं जो वो इंडिया में कई बार सुना चुके हैं? मोदी का मजाक उड़ाना, मोदी संसद में साष्टांग प्रणाम करें तो राहुल का उस पर चुटकी लेना, क्या ये सब राहुल की मिस्टेक है या राहुल गांधी जानबूझकर नरेंद्र मोदी के बोलने, चलने, मंदिर जाने का मजाक उड़ा रहे हैं ताकि उन्हें एक बिरादरी का वोट जरूर मिल जाए? सही बात क्या है, समझने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। क्या राहुल का फोन सुनते हैं मोदी? क्या राहुल की फोन टैपिंग करवाते हैं मोदी? क्या राहुल जो करते हैं, जो कहते हैं, मोदी को सब पता होता है? क्या मोदी के पास अब सिर्फ यही काम बचा है कि वो राहुल की बातें सुने? क्या मोदी ने पूरे विपक्ष को हाईजैक कर लिया है? क्या मोदी ने देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके विरोधियों को तितर-बितर कर दिया है? क्या मोदी ने भारत में लोकतंत्र को कुचल दिया है? क्या मोदी के कहने पर ही राहुल की संसद सदस्यता गई? राहुल ने फोन उठाया, अपना आईफोन कैमरे पर दिखाया तो हेलो मिस्टर मोदी वाला ताना क्यों मारा? फॉरेन कंट्री में मोदी के खिलाफ राहुल का एक और मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन। क्या इसके पीछे है 24 वाला गेम? ये तस्वीरें देखिए, कैप्शन पढ़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट के मुद्दे पर राहुल के साथ गुप्त चैट। पीछे राहुल की फोटो, सामने कांग्रेस के अमेरिका वाले एजेंट्स। राहुल ने इस इवेंट में सेल्फी भी ली और मोदी को टारगेट करने के लिए जासूसी वाला टेक्स्ट फिट कर एक बार फिर सेल्फ गोल कर डाला। कहने को तो यह राहुल का एक इनफॉर्मल चैट था जिसमें राहुल थे, एक मॉडरेटर था, राहुल का फोन था, लेकिन विदेशी धरती से मोदी पर राहुल का अटैक काफी पर्सनल था। राहुल ने छूटते ही कहा कि उनके फोन की टैपिंग हो रही है और फोन टैप कराने वाले मोदी हैं। देश में रहते हुए भी राहुल जासूसी वाला यही टेप बजाते आए हैं। अब विदेश में जाते ही वही टेप ऑन करके बैठ गए हैं। सीक्वेंस पर गौर कीजिए। मार्च में राहुल की जासूसी वाली स्क्रिप्ट कैम्ब्रिज में दिखी तो जून में लोकेशन अमेरिका का कैलिफोर्निया हो गया और दोनों ही जगह डायलॉग एक जैसा निकला। झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। उनके टेलीफोन की डेटा की बात है। आपको मालूम मामला सुप्रीम कोर्ट गया था ना, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके फोन का डेटा हैक हो रहा है, वो अपना फोन जमा कर दें एक्सपर्ट कमेटी के सामने। राहुल गांधी ने कभी हिम्मत की क्या? ये तो मैं आपसे कह रहा हूं। जब अवसर आता है आपके आरोपों की जांच का, तो आप उसमें सहयोग करते नहीं, उसमें भाग जाते हैं क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। फोन टैपिंग वाला माहौल बना के राहुल 24 की मैपिंग कर रहे हैं। आज से नहीं, कई महीनों से कर रहे हैं। वो भी तब जब कथित जासूसी कांड पर मोदी सरकार को टॉप कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। It is not only this phone. Every single phone of mine is tapped. Sir. Okay, and let me tell you another thing. I get phone call from IB people who tap my phone. Okay, they call me up and say, please be aware that we are tapping your phone. मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है। सिर्फ टैपिंग ही नहीं, अमेरिका में बैठ के राहुल ने वही कैम्ब्रिज वाली दूसरी बातें भी दोहराई। कहा मोदी ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया, हर संस्था पर कब्जा कर लिया है, भारत में कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा, मोदी ने सब तबाह और बर्बाद कर दिया है।
मुझसे मेरी सांसदी छीन ली, विपक्ष पर बदले की कार्रवाई की। यानी एक दिन में, एक सेशन में राहुल जितने झूठे आरोप मोदी पर लगा सकते थे, उन्होंने सब लगा डाले और भारत को बदनाम करने वाली वही बातें रिपीट की जो वो पहले भी कहते आए हैं। To get a full criminal sentence on defamation, to get the maximum sentence to be disqualified from parliament. I didn't imagine that something like this was possible. I mean, there are institutional protections which have been torn apart. Right? So yes, it would be strengthening those protections. It would be strengthening the institutional framework. But what is going on back home is not normal. I think the drama started really about 6 months ago. We were struggling. The entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional capture. We were struggling to fight the democratic fight in our country. Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition party. And those institutions either captured, certainly weren't playing the role that they're supposed to play. क्रोनोलॉजी समझने वाली है, क्योंकि राहुल अमेरिका में बैठ के जो शब्द बोलते हैं, हिंदुस्तान में झट से वही एक था लोकतंत्र वाला शब्द मोदी की फोटो के साथ चिपका दिया जाता है। राहुल की फोटो घुमाई जाती है, राहुल को ही फ्यूचर बताया जाता है। राहुल तो तेजस्वी हैं, राहुल तो ओजस्वी हैं, ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है। चुनाव आयोग के खिलाफ हल्की बातें करना यह इंस्टीट्यूशन का अपमान है। सीवीसी के खिलाफ हल्की बातें करना यह इंस्टीट्यूशन का अपमान है। सीएजे के खिलाफ 2G घोटाले में इन्होंने कितनी घटिया बात की, यह इंस्टीट्यूशन का अपमान है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर दबाव में लाने की बात करना यह भी इंस्टीट्यूशन का अपमान है। उनको उम्मीद नहीं थी, या ऐसा कहना चाहिए था कि उनको विश्वास था कि वो युवराज हैं और युवराज कानून से ऊपर है। देश का कोई भी कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बाद में भी उन्होंने उन अवसरों को अवेल नहीं किया। मोदी से नफरत तो समझ में आती है, मगर देश के राष्ट्रगान से कैसी नफरत कि राहुल के इवेंट में जो राष्ट्रगान बजता है तो वहां मौजूद लोग अपनी कुर्सी से खड़े तक नहीं होते। और जब बीजेपी इस वीडियो को अटैच करके कांग्रेस से सवाल पूछती है तो इवेंट में मौजूद राहुल के चाहने वाले जवाब क्या देते हैं? वो कहते हैं वहां तो राष्ट्रगान की रिहर्सल हो रही थी, माइक चेक किया जा रहा था। यह बात समझ से परे है कि जो राहुल देश का पीएम बनने की ख्वाहिश रखते हैं, अमेरिका में उन्हीं के इवेंट में राष्ट्रगान की रिहर्सल कोई भला कैसे कर सकता है? देखिए, वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस। इटली के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर। और दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है। पहले इंग्लैंड में, अब अमेरिका में ये जो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, इनमें भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारत के राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है, भारत विरोधी बातें बोली जाती हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। अब बात सिर्फ मोदी फोबिया तक सीमित नहीं है। अब तो ऐसा भी लग रहा है कि मोदी से पॉलिटिकल स्कोर सेटल करते करते राहुल गांधी हिंदू फोबिया के भी शिकार हो गए हैं। इसका एग्जाम्पल भी राहुल के अमेरिकी टूर में दिखा। सैंपल खुद राहुल ने दिया, पहले वीडियो में दिया, फिर ट्विटर पर लिखा। ये तस्वीरें तो याद होंगी आपको, बात चाहे नए संसद भवन के इनॉग्रेशन की हो या राम मंदिर की आधारशिला रखने के वक्त की। मोदी ने दोनों ही मौकों पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने हिंदुत्व का परिचय दिया
लेकिन राहुल ने अमेरिका जाकर मोदी की इन तस्वीरों पर भी पॉलिटिकल बयान दे दिया। प्रधानमंत्री को निशाना बनाते बनाते हिंदुओं को नाराज करने वाला बोल दिया। गौर से सुनिएगा राहुल ने क्या कहा। I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. So, aren't you happy I'm not lying down? प्रधानमंत्री का साष्टांग दंडवत प्रणाम करना राहुल को हंसी मजाक का सब्जेक्ट लगता है। वो विदेश में बैठकर हिंदू धर्म से जुड़ी परंपराओं का मजाक उड़वाकर अपने लिए ताली तो बजवा लेते हैं, मुस्कुरा भी देते हैं, मगर ऐसा करके वो खुद को ही एक्सपोज कर लेते हैं। क्योंकि जो राहुल गांधी आज अमेरिका में अपने चाहने वालों से ये कह रहे हैं कि आपको खुश होना चाहिए कि मैं नीचे नहीं लेटा हूं, मोदी की तरह साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करता, वही राहुल गांधी हिंदू वोटर्स को रिझाने के लिए महाकाल के द्वार पर जाकर साक्षात जमीन पर लेट चुके हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम भी कर चुके हैं। तो क्या यह कहा जाए कि राहुल ने यह सिर्फ कैमरे के लिए किया था, हिंदुओं को लुभाने के लिए किया था? और क्या यूज एंड थ्रो ही राहुल की पॉलिटिक्स है? राहुल गांधी, क्या आपकी बात हिंदुस्तान में लोग नहीं सुनते हैं क्या? कि आपको विदेश जाके भारत की आलोचना करनी पड़ती है? विदेश में देश की आलोचना कम, अपनी बात कहते हैं आप, लेकिन आपने भारत की प्रतिभा और भारत की छवि को बदनाम करना राहुल गांधी ने अपना लक्ष्य बना रखा है विदेश में। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। जो लंदन में कहा, जो जर्मनी में कहा, जो सिंगापुर में कहा, वही अमेरिका में कह रहा है। तो देश न सुनता है न सुनेगा। लेकिन इस बात की बहुत पीड़ा है कि जिस तरीके से उन्होंने संसद के बारे में कहा, क्या कहा था? आज भारत के संसद की वास्तुकला को दुनिया अप्रिशिएट कर रही, नई संसद को। उन्होंने क्या कहा था? इट इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ एरोगेंस। याद है ना आपको? इस पर क्या वो नफरत है। मैंने फिर कहा था, राहुल गांधी ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारत के प्रधानमंत्री हैं वो, इसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे। विदेश में जाकर राहुल मोदी के खिलाफ जो मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं, उस कैंपेन को इंडिया में पुश करने वाला इकोसिस्टम भी सुपर एक्टिव है। मसलन कैम्ब्रिज हो या स्टैनफोर्ड, मोदी की रेपुटेशन को हिट करने के लिए राहुल बातों बातों में चीन का नाम ले ही आते हैं। उधर राहुल चीन करते हैं, इधर कांग्रेस अध्यक्ष भी चीन की बीन बजाने लगते हैं। जयराम रमेश भी झूले वाली फोटो घुमाने लगते हैं। यानी अमेरिका से लेकर दिल्ली तक मोदी विरोधी सीक्वेंस स्क्रिप्टेड भी है और प्री रिकॉर्डेड प्लान का हिस्सा भी। विदेश में जाकर राष्ट्र को अपमानित करने का कोई कदम मौका नहीं छोड़ते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राहुल जी, जब चाइना अतिक्रमण करने का कोई प्रयास कर रहा था, हमारी सेना ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, नहीं करने दिया। लेकिन उस समय श्रीमान राहुल गांधी चाइना के अधिकारियों के साथ गुप्त वार्ता कर रहे थे, भोजन खा रहे थे, खान पान चल रहा था। और उनके राजीव गांधी फाउंडेशन में क्या चीन का पैसा लगा है? क्या उनकी संस्थाओं ने पैसा दिया है? इस पर वो जवाब देते हैं। ये इनके ऐसे प्रायोजित कार्यक्रम है जो अभी भी अमेरिका गए हैं, इसकी फंडिंग पर भी कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इसमें जो शामिल होने गए हैं वो भी भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, भारत के झंडे का अपमान कर रहे हैं, भारत के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। और श्रीमान राहुल गांधी जी पूरे भारत और भारतीयों और भारतीयता का दुनिया के दूसरे देश में जाके अपमान करें, विदेशी धरती पर अपमान करें। इस बीच अमेरिका में राहुल ने एक और दिलचस्प बात कही। कहा, यूपीए की सरकार में तो विपक्ष के नेता खुली हवा में सांस लेते थे, किसी पर कोई एक्शन नहीं होता था, लेकिन मोदी तो हाथ धोकर उनके और विपक्ष के पीछे पड़े हैं। राहुल के इस दावे की सच्चाई भी बताएंगे, पहले उनका बयान सुनिए। Say Congress comes back to power,
What protections and rights do you think you would extend to the opposition? How would you rebuild? I think our record is very clear. You could see the record of the UPA government. We didn't do any of this stuff. We were not threatening the opposition. We were not putting cases in the opposition. It's just not something we do. So this is a new style of politics that has come into India, and we certainly don't believe in it. I mean, I don't understand why the Prime Minister doesn't come here and do it. Prime Minister Modi, you're welcome at Stanford anytime. You'd love You've been fortunate to have Answer some hard questions. Press conference. राहुल ने कहा, यूपीए सरकार में किसी को भी नहीं धमकाया गया। सच्चाई यह है कि 2004 से 14 के बीच विपक्ष के 43 नेता सीबीआई के स्कैनर पर आए। इन 43 में से 12 बीजेपी के नेता थे जिन्हें या तो गिरफ्तार किया गया या जिनके यहां छापेमारी हुई या जिनसे पूछताछ हुई। इनमें गृह मंत्री अमित शाह भी थे जिन्हें फेक एनकाउंटर केस में फंसाने की कोशिश हुई। 2013 में जब डीएमके ने यूपीए छोड़ा तो 2 दिन बाद ही स्टालिन के घर पर सीबीआई का छापा पड़ गया। यूपीए के दौरान ऐसे पॉलिटिकल रिवेंज की लंबी लिस्ट है, लेकिन राहुल को अचानक मोदी के राज में ही लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि न 14 में जीते, न 19 में जीते और 24 में भी राह मुश्किल लग रही है। इसीलिए राहुल मोदी पर इतने अटैकिंग हैं। कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाहट में वो सामान्य शिष्टाचार भूल जाते हैं, प्रधानमंत्री जी की गरिमा भूल जाते हैं, पद की गरिमा भूल जाते हैं। अब मैदान पे मुकाबला नहीं करते तो मन के भाव अब शब्दों में प्रकट होते हैं, लेकिन सूरज पर अगर कोई धूल डालने की कोशिश करेगा तो वो धूल उसी के चेहरे पर आकर लगेगी। प्रधानमंत्री आज दुनिया में विकास और जन कल्याण के प्रतीक है। मैंने कहा कांग्रेस विश्व कुंभ जैसी हो गई है। अब प्रधानमंत्री जी तो नीलकंठ है, वैसा विष पान कर लेते हैं, लेकिन देश की जनता कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। राहुल की पॉलिटिक्स अब सिर्फ एक लाइन के इर्द गिर्द घूमती है। मोदी पर तरह तरह के इल्जाम लगाओ और भाग जाओ। और यह पूरी कहानी ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बुनी गई। एक और सैंपल आपको दिखाते हैं। याद कीजिए, राहुल ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत की थी और तब रघुराम राजन का एक बयान कांग्रेस के हैंडल्स ने खूब फैलाया था। तब रघुराम राजन ने राहुल से कहा था कि भारत अगले साल यानी 2023 में 5% की वृद्धि दर भी हासिल कर ले तो वो भाग्यशाली होगा। Growth is going to slow in the world more generally. People are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem, and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. नोट करने वाली बात यह है कि रघुराम राजन की भविष्यवाणी भी फेल हो गई और राहुल का एंटी मोदी एजेंडा भी पंक्चर हो गया है। ग्रोथ रेट के लिहाज से भारत के लिए खुशखबरी आई है। जहां अमेरिका और यूरोप जैसे देश मंदी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने अनुमान से बेहतर आर्थिक विकास दर को हासिल किया है। मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही। अनुमान लग रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की ओवरऑल ग्रोथ दर 7.2% होगी। मोदी ने खुद ट्वीट करके बताया है। एक्सपर्ट राहुल गांधी ने कही थी उस वीडियो में, वो पब्लिक डोमेन में आप देख सकते हैं, इंडिया वुड बी लकी टू ग्रो एट 5%। भारत भाग्यशाली होगा अगर 5% ग्रोथ रेट होती है। और भारत 7.2% 22-23 में
फास्टर देन जो एक्सपर्ट मैंने चर्चा की। मित्रों, राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं? अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जो आई है, उन्होंने 10 फंडामेंटल चेंजेस को मेंशन किया है कि भारत 10 साल में कैसे बदला है। और मैं पत्रकार मित्रों को विनम्रता से कहना चाहूंगा, कृपया करके मत भूलिए जो मैं पहले भी बोला हूं कि यूपीए सरकार में भारत की इकॉनमी फ्रेजाइल 5 इकॉनमी थी। याद है ना आपको? ये भी दुनिया के सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउस बोलते थे। और आज भारत की इकॉनमी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वर्ल्ड की टॉप 5 इकॉनमी है। इंग्लैंड के आगे बढ़ चुके हैं। एक दूसरे फ्रंट से भी इंडिया के लिए गुड न्यूज आई है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में खुद को बहुत मजबूत किया है। इस वक्त भारत में 2013 यानी यूपीए के राज जैसे हालात नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 साल की छोटी अवधि में वैश्विक व्यवस्था में भारत ने अपना मुकाम हासिल किया। मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में भारत के खिलाफ सभी आलोचनाओं को भी खारिज किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 दशक से भी कम समय में बदले बदले भारत की तस्वीर के लिए इस संस्था ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को विनर बताया है। रिपोर्ट में मोदी सरकार की पॉलिसी रिफॉर्म, इकोनॉमी के लिए उठाए गए कदम, रियल एस्टेट एक्ट, डिजिटलाइजेशन, एफडीआई जैसे बिग पॉइंट्स पर मोदी सरकार को फुल मार्क्स दिए गए हैं। राहुल गांधी प्रोपेगेंडा क्या बोलते थे? जीएसटी को राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स ना बोलते थे। आज बताया कि कितना बड़ा सक्सेस हुआ है हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो भारत बदला है उसके लिए। और जो स्पॉन्सर्ड एक्सपर्ट्स हैं उनके सारे प्रेडिक्शन गलत साबित हुए। और राहुल गांधी जी, मैं आपसे, अगर आपको उचित लगे तो ये रिपोर्टों को जरा खुले मन से पढ़िए। कई बार मोदी जी के बारे में कुछ भी होता है तो आपका खुला मन नहीं रहता है। इसको एक बार पढ़ेंगे तो एक बार भारत के विकास के बारे में नफरत के बाजार फैलाना बंद करिए। लेकिन मोदी के दुश्मनों को हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत नहीं दिख रही। उनका टेप तो सिर्फ मोदी विरोध पर ही अटका है। वो अभी भी मनगढ़ंत थ्योरी ही घुमा रहे हैं। हम अडानी के हैं कौन वाली पटकथा ही सोशल मीडिया पर घुमा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि नई संसद का बहिष्कार करने के बाद कांग्रेस पार्टी अब नई संसद के भीतर जाने को तो कह रही है, लेकिन एजेंडे से पीछे हटने को अभी भी तैयार नहीं है। हमने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जेपीसी की मांग की। और जब मॉनसून सत्र आएगा, हम नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठेंगे, तब भी पहली मांग जेपीसी की ही होगी। ये मांग से हम पीछे हटेंगे नहीं। सभी विपक्ष पार्टियां एक हैं, एकजुट होकर इस मोडानी मामले में जेपीसी का गठन, इस पर हम दबाव सरकार पर बरकरार रखेंगे। तो अभी अमिताभ दुबे आपको इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।